बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक बनाए गए, लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ममता के इस्तीफा नहीं देने से नई सरकार के गठन पर पेच फंसेगा। देखिए रिपोर्ट में। जनादेश को मानने से ममता का इनकार। ममता बनर्जी ने कहा इस्तीफा नहीं दूंगी। আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে? নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनादेश को मानने से इनकार कर दिया है। ममता ने कहा कि वो चुनाव नहीं हारी, बल्कि उन्हें हराया गया है। उन्होंने कहा कि वे लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि इस्तीफा नहीं देंगी तो संविधान और कानून अपना काम करेगा। I am telling you, the law will take its own course, and the most shameless person of the state, of the country is Mamata Banerjee right now. तो इस्तीफा नहीं देंगी तो लॉ विल टेक इट एज पर लॉ प्रोसीजर होगा, शी विल बी रिमूव्ड। आत्ममंथन करना चाहिए। जो अपने घर में अपना सीट नहीं बचा पाया, जो अपने मोहल्ले में हार गई है, तो मोहल्ले में हारने के बाद कम से कम तो सोचना चाहिए ममता जी को, अभिषेक जी को, कि अब आत्मचिंतन और आत्ममंथन का समय। इतना पे भी यदि वो नहीं समझते हैं तो अभी तो पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको इस स्थिति में लाया है। इस बार उनकी पार्टी टीएमसी पूरी तरीके से गंगा सागर में समाहित हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो नई सरकार के गठन पर पेच फंसेगा। संविधान के जानकारों की माने तो अगर ममता बनर्जी पद से इस्तीफा नहीं भी देती हैं तो भी नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री बदलने को लेकर संवैधानिक अड़चन है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने और नई विधानसभा में कोई अड़चन नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कोलकाता से आयुष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक अनूप जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं कोलकाता से, उनका रुख करेंगे। देखिए अनूप जी, साफ तौर पर बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, सरकार गठन की तैयारी चल रही है, अमित शाह को पर्यवेक्षक बना दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ममता बनर्जी की हम बात कर ले तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस्तीफा देने से अब इंकार कर रही है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वहां से क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, आज ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातें रखी, कई पॉइंट्स उन्होंने राइज किए। एक एक बिंदुवार मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को बताऊं, लेकिन अगर सार में जाएंगे, उसके रिजल्टेंट में जाएंगे, उसके जिस्ट पॉइंट में जाएंगे तो उनका ये कहना था कि उनके साथ अन्याय हुआ है और ये जो चुनावी प्रक्रिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगी। और अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं दूंगी ही नहीं। उनका कहना ये है कि लोक भवन का वो इंतजार करेंगी, लोक भवन के एक्शन के हिसाब से उनका रिएक्शन होगा। यानी ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि लोक भवन पहल करे, वो अपनी ओर से इस्तीफे की पहल नहीं करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? इसके कई मायने हो सकते हैं, इसका कई मतलब हो सकता है। उसमें से एक मतलब ये है कि जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत में आती है, कोई पार्टी उम्मीद से बिल्कुल नीचे धराशायी हो जाती है, गिर जाती है। तो उस समय मंथन होता है कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। कई लोग हार को स्वीकार कर लेते हैं और वो हार की वजहों को भांप लेते हैं, लिहाजा पूरा रिजल्ट आने से पहले ही वो राजभवन का रुख कर देते हैं। नैतिकता के आधार पर संविधान भी यही कहता है, लेकिन नैतिकता के आधार पर वो लोक भवन जाकर मैंडेट का इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए वो इस्तीफा सौंप देते हैं। अब ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं करना चाहती हैं? क्या उनमें नैतिकता नहीं है? जी बिल्कुल है, लेकिन
उनका ये मानना है कि मेरी हार की वजह मैंडेट नहीं है, यानी कि जनता का मत नहीं है, वोटर्स का मत नहीं है। उनकी हार की वजह जो है वो बीजेपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तिकड़ी है। तीनों तरफ से फील्डिंग करके उनकी पार्टी को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से हराया गया है। लिहाजा इनके इस बात से एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है, इनके इस्तीफे की पेशकश से मना करने से यह भी मतलब निकाला जा सकता है, अर्थ निकाला जा सकता है कि ममता बनर्जी ये कहना चाहती है कि मैं हारी ही नहीं, वो हार स्वीकार ही नहीं कर रही हैं। अब रही बात टेक्निकल, रही बात लॉ की और संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 164 ये कहती है कि अगर आपके टेन्योर खत्म होने तक आप इस्तीफा नहीं देते हैं, किस स्थिति में? उस स्थिति में जब कोई दूसरी बड़ी पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज कर चुकी होती है, वो जनता का मत और विश्वास हासिल कर चुकी होती है, वैसे केस में जो आपका जिस दिन टेन्योर खत्म हो रहा है, ममता दीदी का टेन्योर खत्म हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस का टेन्योर खत्म हो रहा है 7 मई को, तो 7 मई तक इनके पास वक्त है और 7 मई तक वो नैतिकता के आधार पर स्वतः लोक भवन का रुख कर सकती हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि मैं टेन्योर पूरा करूंगी, फिर भी इस्तीफा नहीं दूंगी। लोक भवन जो एक्ट करेगा वो उस पर रिएक्ट करेंगी। तो लोक भवन 7 मई के बाद ये एक्ट कर सकता है कि ममता बनर्जी को एक पत्र भेज सकता है और ये कह सकता है कि आपके अगेंस्ट में एक दल जो पार्टी है वो जनता का स्पष्ट बहुमत हासिल करने का दावा कर रही है और वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। राजभवन, लोक भवन मतलब राज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी और स्पष्ट बहुमत के साथ जीती हुई पार्टी के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर इस्तीफे की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है तो और ममता बनर्जी उस पत्र के बाद भी पहल नहीं करती है तो राज्यपाल के पास ये विशेषाधिकार होता है, ये शक्ति प्रदत्त है, संविधान ने उन्हें शक्ति प्रदान की है कि वो सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल अनूप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल हम अपने सहयोगी शाहनवाज के पास भी रुक करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी देर पहले की चर्चा अगर नजर डाल ले हम ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी का आपने प्रेस वार्ता सुना होगा और प्रेस वार्ता में साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। लोक भवन किस तरीके से रिएक्ट करता है उस पर उनका रिएक्शन जाएगा। साफ तौर पर देखा जाए कि ममता बनर्जी ने जनादेश को ही मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जानबूझकर जबरदस्ती हराया गया है, चुनाव आयोग ने ऐसा किया है। और देखिए, तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है जब से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं और ये पहली दफा नहीं है जब ऐसा हुआ है। लेकिन बंगाल की जब बात होती है तो बंगाल में बीजेपी ने जो दावा किया था कि हम इस बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, वो दावे पर सच्ची साबित होती हुई नजर आए और प्रचंड बहुमत, समझिए कि 190 तक का आंकड़ा पार किया है बीजेपी ने और इन तमाम सीट के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर रही। और हमारे सहयोगी शाहनवाज के पास रुक कर लेते हैं, जिनके साथ पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी बने हुए हैं। शाहनवाज, देखिए लगातार बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, सरकार बनाने जा रही है। 9 मई को कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और ऐसे में देखिए तैयारियां तो पुरजोर तरीके से चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी की बात हो रही है, ममता बनर्जी अपनी भी सीट नहीं बचा पाई, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर जनादेश को ही मानने से इंकार कर दिया है, इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। लोक भवन के रिएक्शन का इंतजार कर रही है, क्या कुछ एक्शन लेती है लोक भवन। ऐसे में आप पूर्व महाधिवक्ता के साथ बने हुए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं ममता बनर्जी के इस रवैये से। ममता बनर्जी ने जो कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे एक नया तूफान खड़ा हो गया है। ये नजीर नहीं है कि कभी देश में ऐसा हुआ है। लोकतांत्रिक परंपरा में जैसे ही हार होती है तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि उसको इस्तीफा देना है और इस्तीफा देते आए हैं लोग। मैं मौजूद हूँ झारखंड के पूर्व एडवोकेट जनरल अजीत कुमार जी के पास, जो हमसे सीधे सीधे जुड़ेंगे न्यूज़ 11 के माध्यम से। और अजीत जी, ये सवाल है, आप
के सामने मैंने अभी दोहराया इसको कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं और जो संवैधानिक प्रावधान है, उन दोनों बातों को जरा जोड़ के बताइए कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं और उनका कहना क्या उचित है और कानून कायदा क्या कहता है। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 11 के दर्शकों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आज के मौके पे, और आपके विषय पर मुझे ये कहना है, पॉलिटिकली अगर कहा जाए तो ममता जी जो हैं वो अब लोगों से ममता की उम्मीद कर रही हैं, यही कहना होगा। उन्होंने अपने काम से लोगों की ममता, लोगों का विश्वास खोया। जब वो चुनाव हार गई तो इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया है और जनादेश को ही मानने से मना कर रही हैं। देखिए, परिस्थिति बहुत विकट है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ममता बनर्जी को भी ये मालूम होगा कि वो लोगों की ममता खो चुकी हैं और वो मुख्यमंत्री बनी थी इसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था के कारण, जब लेफ्ट को उन्होंने हराया था, और लेफ्ट को हरा करके जब उनके पास जनादेश था तब वो मुख्यमंत्री बनी। और जब मुख्यमंत्री कोई बनता है तो संविधान की आर्टिकल 164 के तहत वो गवर्नर के प्लेजर पर अपने पद पर रहता है। एसआर मुंबई के केस में यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर व्यवस्था दी है कि कोई मुख्यमंत्री या लीडर जो मेजॉरिटी पार्टी का है वो फ्लोर पे वो प्रूव करेगा अपने स्ट्रेंथ को, और यदि वो नहीं कर पाता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकेगा। वर्तमान परिस्थितियों में मैं एसआर मुंबई का भी मामला नहीं मानता हूं ये, क्योंकि 7 तारीख मई को 5 वर्ष का कार्यकाल जो है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट का, जब असेंबली शुरू हुई थी वहां से लेकर के 7 मई 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 5 वर्ष पूरे होने के बाद यदि ये इस्तीफा नहीं देती हैं तो भी राज्यपाल को सीधे तौर पर इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, और यदि विकट परिस्थितियां खड़ी होती हैं तो राज्यपाल के पास आर्टिकल 356 के भी ऑप्शंस हैं। फॉर टेम्पररी पीरियड 356 लगाया जा सकता है और जो मेजॉरिटी की पार्टी है उसको इनवाइट करके गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। यही कुछ होना है। वास्तव में जब ये स्वयं ही चुनाव हार चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है कि इनके पास सिर्फ 81 सीट है और भाजपा के पास मेजॉरिटी है, आज के दिन ऐसी परिस्थिति में त्यागपत्र वो दे या न दे, लोगों की ममता खो ही चुकी है और लोग उनके पास जाने से भी डरेंगे, लोग उनके ऊपर भरोसा करने से भी डरेंगे। ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत कार्य वो कर रही हैं, ये डेमोक्रेटिक या जनतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध वो काम कर रही हैं और इसके सारे उपाय संविधान में ही दिए गए हैं। जी चलिए, बिल्कुल शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे दोबारा। फिलहाल हम अपने प्रधान संपादक अनूप जी का रुख कर लेते हैं। अनूप जी, देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि राज्यपाल के पास वो पावर भी होता है बर्खास्त करने का, या फिर जो जिसके पास भी ज्यादा बहुमत रहती है और अगर सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो वो बना सकती है अपनी सरकार। इन तमाम तरह का बातें जो है पूर्व महाधिवक्ता की ओर से साफ तौर पर कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की हम बात करें तो ममता बनर्जी के बयान के बाद से हमने देखा कि बंगाल में भी राजनीति गर्म है, झारखंड में भी राजनीति गर्म है, बिहार की भी राजनीति गर्म है। लेकिन कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के भी एक सांसद के, पूर्व सांसद की ओर से और सांसद की ओर से ये भी बयान सामने आया था कि अगर ममता बनर्जी को ये मान लेना चाहिए, चाहे आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा ले या कितने भी आरोप प्रत्यारोप का दौर आप जारी रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जनादेश तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने जिस पर भरोसा जताया है वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, 15 साल का जो किला है वो ध्वस्त हुआ है और वो
वो किला जिस तरीके से बना था, उस किले की बुनियाद में क्या क्या चीजें नहीं मिलाई गई, किन किन चीजों को मिलाकर वो बुनियाद तैयार की गई, ये यहाँ की जनता से बात करने के बाद धीरे धीरे पता चल रहा है। अब उस किले के ध्वस्त होते हुए ममता बनर्जी देख नहीं पा रही हैं। ये भी माना जा सकता है ममता बनर्जी के इस बयान को इस तरीके से भी इस्तीफे के लिए मना करने को इस तरफ से भी देख सकते हैं कि ममता बनर्जी एक चुनावी स्टंट तो उन्होंने बहुत की, अब ये नतीजे के बाद भी जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, उनकी सिंपैथी हासिल करने के लिए ये एक स्टंट हो सकता है कि भाई जनता मेरे साथ है। जी अनूप जी कंटिन्यू करिए। जनता मेरे साथ है, वही बता रहा था अंकिता, और वो एक सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रही है कि आज नहीं तो कल जब वो कम से कम प्रतिपक्ष में बैठे, विरोधी दल के रूप में उनको जब पहचान मिले तो वो प्रतिष्ठा बरकरार रहे। क्योंकि ममता बनर्जी अभी काउंटिंग सेंटर से जैसे निकली 2-3 दिनों में जो हमने देखा, लोगों ने जिस तरीके के नारे लगाए, वो नारे हम अपने इस चैनल पर नहीं बता सकते हैं, वो संवैधानिक नहीं होगा। तो ममता बनर्जी को ये लग गया है कि सिर्फ कुर्सी नहीं छोड़नी पड़ी है, लोगों का दिल भी छोड़ना पड़ा है, और फिर से इस दिल में और दिमाग में जगह बनाने में वक्त लगेगा। तो शायद इस्तीफा नहीं देने वाला जो ये स्टंट है, सिंपैथी गेन करने का काम करेगा। अब और रही बात जो संवैधानिक और तकनीकी बात मैंने बताई थी, और उससे पूर्व महाधिवक्ता भी इत्तेफाक रखते हैं, और इनफैक्ट उन्होंने और इसे विस्तार से बता दिया और इसकी जानकारियां और बारीकियां दर्शकों को बता दी। तो इसमें इफ वन बट है नहीं। कांग्रेस के एमपी ने क्या कहा, या बीजेपी के किसी नेता ने क्या कहा, या तृणमूल का नेता कोई क्या कह रहा है, यह बिल्कुल अलग बात है। देखना यह है कि संविधान क्या कहता है, संविधान की धाराएं क्या कहती हैं, लोकतांत्रिक मूल्य क्या कहते हैं, नैतिकता क्या कहती है। चलिए अनूप जी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने सहयोगी शाहनवाज का रुख कर लेते हैं, जहां पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार के साथ वो लगातार। जी अनूप जी। अंकिता, अगर शाहनवाज हमारे वरिष्ठ सहयोगी अगर हम मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो पूर्व महाधिवक्ता से ये एक प्रश्न कर सकते हैं कि ममता बनर्जी जिस तरीके से न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रही हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से गुनहगार बताया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर इल्जाम लगाया, उन्होंने बीजेपी को कोसा, वो न्यायपालिका को भी उन्होंने नहीं बख्शा। उन्होंने कहा वहां से भी निराशा हाथ लग रही है। तो क्या महाधिवक्ता से ये पूछा, पूर्व महाधिवक्ता से ये पूछना चाहिए कि क्या ममता बनर्जी कुछ लीगल एक्शन लेने की भी का भी हक रखती है? क्या वो इस तरफ रुख कर सकती हैं या चुनाव को चैलेंज कर सकती हैं? चलिए बिल्कुल आपका सवाल शाहनवाज से ही ले लेते हैं, जो लगातार पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार के साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, देखिए लगातार अगर ममता बनर्जी का आपने बयान सुना होगा तो न्यायपालिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे, और ऐसे में ये भी सवाल है कि आप अजीत जी से जरूर पूछेगा, क्या ममता बनर्जी कुछ ऐसा लीगल एक्शन भी लेने के हक में रखती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपका सवाल और अनूप जी का सवाल पूर्व महाधिवक्ता महोदय भी सुन रहे हैं, उनके पास भी ईयरफोन है, सीधे सीधे उनके पास चलते हैं। क्या अब वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, सहानुभूति पाके जनता को ये इंस्पिरेशन दे के कि भाई देखो मैं लड़ रही थी और आगे भी लड़ती रहूंगी पूरे 5 साल तक, अदालती लड़ाई के लिए वो अब रुख करेंगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, यदि इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के बारे में किसी प्रकार की आपत्ति ममता बनर्जी को या उनकी पार्टी को है, या भवानीपुर में जो चुनाव हारी है उस संबंध में उनके कोई आपत्ति है, किसी भी प्रकार की आपत्ति का निराकरण जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्शन पिटीशन ला करके वो चुनाव या अपने हार के बारे में या किसी के जीत जाने के बारे में इलेक्शन पिटीशन में विवाद उठाया जा सकता है। परंतु ये तरीका कि मैं
इलेक्शंस को मानती ही नहीं हूँ और मैं त्यागपत्र ही नहीं दूंगी, और जो एक्शन लेना है राज्यपाल को या राष्ट्रपति को वो ले में, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना हास्यास्पद है। मजाक बना के रखा है इन्होंने। कभी इलेक्शंस के पहले जब आपने देखा है कि न्यायालयों के बारे में आपत्ति कर देना, या फिर राष्ट्रपति जब गई बंगाल तो उन्होंने अपने तरीके से उनका विरोध ही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गंदे कमेंट्स करना, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बारे में भद्दे कमेंट्स करना, ना सिर्फ वो बल्कि उनके भतीजे भी इस तरह की बात ओपनली कर रहे थे। सयानी घोष भी इसी प्रकार से एक सांसद होकर के इस प्रकार के कमेंट्स या टिप्पणियां कर रही थी। तो इससे वो लोग अपनी ही हंसाई कर चुके हैं, और उनकी जो तुष्टीकरण की चाल थी वो वास्तव में उल्टा पड़ा है। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि यदि वो मुस्लिम वोट्स की पोलराइजेशन चाहती थी तो वो तो वैसे ही देने वाले थे लोग। तो उन्होंने हिंदुओं का दिल तोड़ा, और हिंदुओं का दिल तोड़ करके और विचित्र विचित्र प्रकार की बातें करके, एज इफ हिंदू जो भी है उनका कोई वजूद ही उस राज्य में नहीं रह गया है। घुसपैठियों को जबरदस्ती बसाना, जब SIR हुई तब उन्होंने आपत्ति की, तो कब ऐसा हुआ है उन्होंने आपत्ति नहीं की। वो मनमानेपन के ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जब वो समझने लगी थी कि वेस्ट बंगाल जो है वो अलग देश है और जो चाहेंगे वो कर सकती हैं। तो वास्तव में ये अति हो चुका था, और इस अति के स्टेज में यदि परिवर्तन नहीं होता तो बुरा होता। वास्तव में ममता बनर्जी को आत्ममंथन करना चाहिए, उनको इस हार को स्वीकार कर करके उनको मानना चाहिए कि उनके अंदर में सुधार की आवश्यकता है, उनके पार्टी में सुधार की आवश्यकता है। इस देश में हिंदू मुसलमान सभी आराम से रहेंगे। यदि मुस्लिम तुष्टीकरण को आधार बना लिया जाए राजनीति का तो भी बुरा है, और किसी और जाति संप्रदाय को यदि वोट बैंक समझ लिया जाए ये भी बुरा है। तो मैं खास तौर पे ये कहना चाहता हूं, सवाल ये था कि क्या वो कोर्ट जाएंगे? अब जरूर कोर्ट जा सकती हैं, वो जरूर कोर्ट जा सकती हैं। इलेक्शन पिटीशन ही दायर हो सकता है, और इलेक्शन पिटीशन के इतर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अंदर होता है उसके अलावे वो कुछ भी नहीं कर सकती। और जो कुछ वो कर रही है ये सब राजनीतिक स्टंट है। जब राजनीति उनकी बची ही नहीं तो सिर्फ स्टंट ही कहा जाएगा, और इस स्टंट का भी निराकरण संवैधानिक प्रावधानों से आसानी से हो सकेगा। 7 तारीख के बाद उनका कार्यकाल जो है वो विधानसभा का समाप्त होगा, और उसके उपरांत सभी प्रकार के निर्णय राज्यपाल ले सकेंगे आर्टिकल 164 के तहत। और यदि और संकट की परिस्थिति हुई तो आर्टिकल 356 में निर्णय लेते हुए जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको इनवाइट करके सरकार बनाई जा सकेगी। कभी कोई ऐसा हुआ है देश में कि कोई सरकार चुनाव में हार गए, कुछ लोग कोई जीत गया कोर्ट का जाके, कभी उसको फिर से कोई निर्णय उसके फेवर में आया हो? देखिए, मेरे ध्यान में ऐसी घटना तो कभी नहीं हुई है, और ये पहली बार हुआ है जब इस तरह से बगावत के स्वर निकल के आए हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में या सून आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत संघ में मिलेंगे कि नहीं, इस पर आपत्तियां जरूर हुई थी। आप हैदराबाद के निजाम का मामला ध्यान रखिए, तो ऐसे मामलों को अलग तरीके से निपटाया गया था। अब तो भारत एक संघ है राज्यों का, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक जो चुनाव हुए हैं उसको नकारना
और इस प्रकार से जिद कर बैठना, मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी के लिए यह पतन का कारण होगा और वो दोबारा उठ करके भी नहीं आ पाएंगी। कुछ एक लोग जरूर उनके साथ जो गुंडा किस्म के लोग हैं या उनकी जय जयकार करते हैं, उसी भ्रम में यदि ये रहती हैं तो मैं समझता हूं कि इनके साथ जो लेफ्ट के साथ हुआ उससे भी बुरा होने वाला है। लेफ्ट पार्टीज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ये आसानी से कुर्सी पे बैठ गई थी। 15 साल के बाद हमें लगता है कि इनको इनर्सिया हो गई है कुर्सी की। ये इस जिद पे है कि ये बनी रहेंगी बराबर। मैं नहीं समझता हूं कि बगैर इलेक्शन जीते हुए ये संभव है। उन्होंने वो अपना भी चुनाव हार चुकी हैं और उनकी पार्टी का भी प्रदर्शन जो है वो राज्य में बहुत बुरा रहा है, इसलिए मेजॉरिटी वो प्रूव कर नहीं पाएंगी और फ्लोर टेस्ट का सवाल क्यों उठेगा। 7 तारीख के बाद मैं नहीं समझता हूं कि एसआर मुंबई के मामले के आधार पर भी फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं कि है। यदि एसआर मुंबई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे प्रावधान किए हैं तो भी ये अलग प्रकार की परिस्थिति खड़ी हुई है और मैं समझता हूं कि यदि मामला न्यायालय में भी जाएगा बाद में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अलग प्रकार का निर्णय देगी और इस मामले में फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई देती है। मैं समझता हूं कि 7 तारीख के बाद माननीय राज्यपाल जो है वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को सीएम के तौर पे बर्खास्त करें, क्योंकि वो एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ही कंटिन्यू कर रही हैं और 7 तारीख के बाद उन्हें इस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। चलिए, बिल्कुल शाहनवाज आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ अजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधा रुख कर लेते हैं अनूप जी का, जो लगातार कोलकाता से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनूप जी, देखिए, एक तरफ प्रचंड जीत तो हो गई बीजेपी की, ममता बनर्जी की करारी हार हुई है और ऐसे में अब उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी ने एक लाइन में कह दिया है कि लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी और लोक भवन के एक्शन पर वो रिएक्ट करेंगी। चलिए, ये तो समय की बात है, 7 मई का समय अभी भी है ममता बनर्जी के पास इस्तीफा देने का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हार किसी की होती है तो अगर रीजनल पार्टी है टीएमसी, तो जाहिर सी बात है कि हार को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। यही राजनीति में बार बार कहा भी जाता है। तो क्या ममता बनर्जी को अब जरूरी नहीं है कि जमीनी स्तर पर जाकर आकलन करने की कि हमारी पार्टी कहां हमसे चूक हो गई है? क्योंकि 15 सालों तक एक शासनकाल होता है, एक लंबा समय होता है, बंगाल पर राज किया, लेकिन 2026 में इतनी करारी हार हमें कहां पे मिली, कहां पे लूप होल नजर आया है? ये अंकिता, देखिए, हर इंसान के पास, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कुछ हो, किसी भी व्यवसाय से ताल्लुक रखता है, उसके पास 2 अधिकार हमेशा रहते हैं। एक स्व मंथन का अधिकार, स्व चिंतन का अधिकार, और दूसरा तकनीकी अधिकार। उसका जो हक है वो कहीं भी आवाज उठा सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। ये 2 चीजें हैं। अब रही बात कि आप मानते क्या है, आप निर्णय कैसे लेते हैं, आपके सामने जो घटनाएं घटित हो रही हैं या आपके साथ रहने वाले लोगों की सोच क्या कह रही है, आप जिस जनता के बीच में रहती थी उनका निर्णय क्या है, आप उसे अगर मानने से इनकार कर दीजिएगा तो आपको स्वचिंतन और स्वमंथन पहले नजर नहीं आएगा, उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, आप सीधे रुख करेंगे। क्योंकि अगर आप, सवाल ये है कि आपने शासन कैसे किया, आपने बल के आधार पर शासन किया, आपने अपने आक्रोश और आपके अंदर जो सत्ता लोलुपता कह सकते हैं वो है, उसके द्वारा शासन किया, तो आप मंथन की ओर कैसे जा सकते हैं? आप अगर एरोगेंट है तो आप चिंतन की ओर कैसे जा सकते हैं? आप समझौता कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि आपको समझौता करने की आदत नहीं है, आपको चिंतन करने की आदत नहीं है, अगर आपको मंथन करने की आदत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नैतिकता जो हर इंसान में होती है और उसका इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, वो पहले करना चाहिए। आप तो अदालत कभी भी जा सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप मुख्यमंत्री बने रहिएगा और अदालत का भी दरवाजा खटखटाइएगा। इसकी इजाजत संविधान नहीं देता। मेरे ख्याल से, जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे कानून का ज्ञान है,
संविधान की जो धाराएं मेरी निगाहों से गुजरी हैं और हमने जो पढ़ा है, बस वो यही कहता है कि आपको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, आप नहीं दीजिएगा तो संविधान आपको हटा देगा, क्योंकि 7 मई को ना तो विधायक आपके विधायक रह जाएंगे और ना ही कौन से विधायक, इस टेन्योर के विधायक नहीं, जो नई विधानसभा के लिए चुन के आए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर आप मुख्यमंत्री बनी रहना चाहती हैं तो जाहिर तौर पर है कि विधायक भी विधायक ही हैं, और जब तक आप मुख्यमंत्री है तब तक विधानसभा भी है, कैबिनेट भी है आपका। तो ये कैसे चल सकता है? पैरेलली दोनों नहीं चल सकता है। सबसे पहले आपको इस्तीफा देना होगा, इस कुर्सी को छोड़ना होगा, और एक भारत का नागरिक, पहले तो आप नागरिक है भारत का नागरिक होने के नाते आपके पास जो भी अधिकार है, आपके पास जो भी रास्ते हैं, जो भी गुंजाइश है, जो भी संभावनाएं हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र है, आप तलाश सकती हैं, वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय क्यों ना हो। चलिए, बिल्कुल 7 मई का सभी को इंतजार भी रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से जो तैयारियां चल रही है सरकार गठन को लेकर, उस पर भी नजरें बनी रहेगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की। अनूप जी, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।